गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अंतर्गत तुगलक वंश के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने गुलाम वंश तथा खिलजी वंश के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग तुगलक वंश और उसके शासकों की उपलब्धियों के विषय में जानेंगे। खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान मुबारक शाह खिलजी की उसके एक कृपा पात्र नसरुद्दीन खुसरो शाह ने हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। नसरुद्दीन खुसरो शाह को मुल्तान तथा दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने युद्ध में परास्त करके मार डाला और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तथा तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी की कठोरता की नीति का प्रत्याग कर दिया और उसने उदारता की नीति अपनाई। उसने अपनी प्रजा में व्याप्त असंतोष को कम करने के लिए अनेक करों को कम कर दिया। उसने कृषि को प्रोत्साहित किया तथा अनेक नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की और इसमें उसने एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में तेलंगाना राज्य को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना के विरुद्ध सैन्य अभियान किया और उस पर अधिकार करके उसे दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी तेलंगाना राज्य के विरुद्ध एक सैन्य अभियान किया गया था और उसे कर देने के लिए बाध्य किया गया था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात तेलंगाना ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कर देना बंद कर दिया। इसीलिए तेलंगाना के विरुद्ध यह अभियान किया गया। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बंगाल में भी विद्रोह प्रारंभ हो गए। बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए उसने बंगाल की ओर कूच किया जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। बंगाल विजय के उपरांत जब वह अपनी राजधानी की ओर लौट रहा था तो उसके पुत्र जूना खान ने उसके स्वागत हेतु राजधानी के निकट अफवानपुर नामक ग्राम में लकड़ी के एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया। स्वागत समारोह के दौरान पंडाल की छत गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में तुगलक वंश का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी हमें इब्न बतूता की रहला तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही से होती है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में सुव्यवस्था और उसकी प्रगति के लिए अनेक नवीन योजनाएं चलाईं ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति हो सके, किंतु ये सारी योजनाएं असफल रहीं क्योंकि इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। आइए हम उसकी कुछ महत्वपूर्ण योजना के विषय में जानें। उसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना दोआब में कर वृद्धि थी। दोआब गंगा यमुना के बीच का एक समृद्ध और उपजाऊ प्रदेश था। जिस समय दोआब में सुल्तान ने कर वृद्धि की उस समय यहाँ भयंकर सूखा तथा अकाल पड़ा था। इसकी सूचना अधिकारियों ने सुल्तान को नहीं दी और कठोरता से कर वसूला। इससे किसान परेशान हो गए और उन्होंने कर देने से मना कर दिया
तथा विद्रोह कर दिया। जब सुल्तान को इन सारी स्थितियों की जानकारी हुई तो उसने कर वृद्धि वापस ले ली और किसानों को राहत देने के लिए बीज तथा ऋण की व्यवस्था की। उसने दीवान ए कोही नामक एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना भी की थी, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुल्तान के द्वारा यह योजना जो चलाई गई थी वह असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी महत्वपूर्ण योजना राजधानी परिवर्तन है। उसने दिल्ली से राजधानी दक्षिण भारत की देवगिरी स्थानांतरित कर दी और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। राजधानी परिवर्तन के कई कारण थे। पहला यह कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उस समय भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और दिल्ली से दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। इसलिए दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को जोड़कर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया, किंतु इस राजधानी परिवर्तन में जनता को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते के कष्ट तथा दौलताबाद की विषम जलवायु और भिन्न खान पान के कारण जनता को अनेक दुख भोगने पड़े। इसमें अपार जनधन की हानि हुई। जब सुल्तान को यह एहसास हुआ कि जिस तरह से दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, उसी तरह से दौलताबाद से भी दिल्ली पर नियंत्रण रखना एक कठिन काम है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। इस तरह सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। सुल्तान की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस समय राजकोष की स्थिति अत्यंत खराब थी और विश्व में चांदी उत्पादन में भी कमी आई थी। उस समय दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। चांदी को बचाने के लिए ही सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में मिश्र धातु, कांसे की अथवा तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु इन मुद्राओं पर ना तो कोई राजचिन्ह था और ना ही टकसाल का कोई उचित नियंत्रण था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि घर घर इस प्रकार के जाली सिक्कों का निर्माण प्रारंभ हो गया। शीघ्र ही सारे साम्राज्य में तथा बाजार में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने भी इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया, जिससे आयात प्रभावित हुआ। इसके साथ ही साथ सुल्तान को इन जाली सिक्कों के बदले में चांदी के सिक्के जनता को देने पड़े। इससे राजकोष खाली हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बंद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में खुरासान तथा कराचिल के विरुद्ध सैन्य अभियान भी किया था, किंतु यह सैन्य अभियान असफल रहा। इसमें भी सुल्तान को भारी आर्थिक क्षति पहुंची। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी तरमाशीरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे सुल्तान ने अपनी कूटनीति के द्वारा उस मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके उसे भारत के बाहर वापस कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट जहांपनाह नामक नगर की स्थापना की थी और वहीं एक दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसे आदिलाबाद के किले के नाम से जाना जाता है। उसने पास ही 7 महराबों से युक्त एक पुल का भी निर्माण कराया, जो कि सतपुला बांध के नाम से विख्यात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्ष संपूर्ण साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति व्याप्त हो गई।
स्थान स्थान पे विद्रोह होने लगे तथा राज्य स्वतंत्र होने लगे। दक्षिण में भी दो स्वतंत्र राज्य विजयनगर तथा बहमनी राज्य की स्थापना हुई। इधर बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। विद्रोहों को दबाने के लिए सुल्तान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा। अंत में सिंध विद्रोह के समय जब वह विद्रोह दबाने के लिए सिंध गया था तो वहीं बीमार पड़ गया और ठट्टा में गोंडाल में 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। जिस विशाल साम्राज्य का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था उसे फिरोज शाह तुगलक ने सुरक्षित बनाए रखा। जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसके साम्राज्य में होने वाले विद्रोह। इन विद्रोहों को दबाना आवश्यक था ताकि दिल्ली सल्तनत के विघटन को रोका जा सके। उसने इसके लिए शासन के अमीर वर्ग, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट किया और इस्लाम के अनुसार शासन करना प्रारंभ किया। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के कर लगाए: जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो कि संपत्ति का 2.5% दिया जाता था। खम्स युद्ध में लूट का माल था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1/5 भाग राजकोष में जमा करवाया और शेष 4/5 भाग सैनिकों को दिया। खराज एक प्रकार का भूमि कर था जो कि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। पूर्ववर्ती सुल्तानों ने, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक शामिल हैं, उन्होंने भूमि कर 1/2 भाग लिया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने हब-ए-शर्ब नामक एक नए सिंचाई कर लगाया जो कि उपज का 10% लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल उसके कल्याणकारी कार्यों के कारण प्रसिद्ध है। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए असहायों, अनाथों, गरीबों और विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और अनेक विभागों की स्थापना की। आइए हम उसके लोक कल्याणकारी कार्यों के विषय में जानें। बेरोजगारों को कार्य देने के लिए उसने रोजगार दफ्तर नामक एक विभाग की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए उसने दीवान-ए-बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। उसने असहायों, गरीबों, अनाथों और विधवा स्त्रियों के देखभाल और भरण पोषण के लिए दीवान-ए-खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना की। वृद्धों और निर्धनों को पेंशन देने के लिए दीवान-ए-इश्तियाक नामक एक पेंशन विभाग भी खोला। फिरोज शाह तुगलक ने लोगों को चिकित्सा तथा औषधि प्रदान करने के लिए दारुल शिफा की भी स्थापना की। उसने न केवल नई इमारतों का निर्माण कराया अपितु पुरानी इमारतों की मरम्मत भी कराई। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया गया।
उसने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जो कि दीवान ए इमारत के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी थी। उसने दिल्ली के निकट एक दुर्ग का निर्माण कराया जो कि फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नगरों का भी निर्माण कराया, अनेक नगरों की भी स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार आदि नगर शामिल हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में तुगलक वंश पतन की ओर उन्मुख हो गया। इस वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, खानदेश तथा दक्षिण के प्रांत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। नसरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र काफी छोटा हो गया था। इसी के समय मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने जौनपुर नामक नए राज्य की स्थापना की। 1398 ईस्वी को नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही मध्य एशिया के समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह दिल्ली तक बढ़ाया। दिल्ली सल्तनत की शाही सेना और तैमूर के बीच युद्ध हुआ जिसमें शाही सेना परास्त हुई और तैमूर ने 15 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट की। अतुल संपत्ति और धन लेकर वह फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ समरकंद वापस लौट गया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने के पश्चात तुगलक वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश तथा लोधी वंश ने शासन किया। तो आज हम लोगों ने तुगलक वंश और उनके शासकों के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पढ़ा। हम अगले अध्याय में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश और लोधी वंश के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।